we were discussing about the torque. torque हम डिस्कस कर रहे थे, torque के बारे में स्टडी कर रहे थे. And you know torque is a vector quantity that is given as cross product of two vector quantities. ठीक है, torque denoted by this letter and this is given as vector cross product of two vector quantities r cross s. ठीक है, r आपको पता है it is the distance between couple of forces and f is the force. ठीक है, जो आप force apply कर रहे हो and by the application of this force this turning effect is created in the body and this turning effect is known as torque due to which a body rotates. ठीक है, ये हमने स्टडी किया था कि टॉर्क जो है वो हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर टाउ एंड दिस इज गिवन एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज r क्रॉस s. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था. एज यू नो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड कैन बी फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला. नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बेटा टॉर्क की डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हो या फिर सिंपली मैं अगर आपको बताऊं कि टॉर्क की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए सपोज ये आपके पास r है. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r और यू कैन से r you have taken along x axis and this is the point of application of force. कि आपने जो फोर्स है वो इस पॉइंट पे लगाया है, ये आपके पास फोर्स हो गया इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो आपके पास इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, क्योंकि आपको पता है सेकंड फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तब ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपने क्या ले लिया, डिस्टेंस. वाई एक्सिस के अलोंग आपने क्या ले लिया है, फोर्स. तो बेटा आपके पास टॉर्क के लिए एक ही डायरेक्शन रिमेनिंग रहती है, वो कौन सी है, जेड डायरेक्शन. तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी अलोंग जेड एक्सिस. ये चीज सबको क्लियर है कि टॉर्क की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, जेड एक्सिस की होगी. और ये जो जेड एक्सिस है यू नो दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई. तो वी कैन से टॉर्क जो है विल बी परपेंडिकुलर टू फोर्स एंड डिस्टेंस आर, दोनों के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. और वी कैन से टॉर्क जो है वो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन ऑफ रोटेशन के. अब प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा होगा, ये जो पार्टिकल है जिस बॉडी को हम रोटेट कर रहे हैं ये कौन से प्लेन में रोटेट करेगा बेटा, ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट करेगा. क्योंकि टॉर्क किस कौन सी डायरेक्शन में है, टॉर्क तो जेड डायरेक्शन में है. तो जिस प्लेन में ये बॉडी रोटेट करेगी वो कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन होगा. तो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन. एक टॉर्क इज अलोंग जेड एक्सिस, तो प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा होगा, एक्स वाई. तो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन. ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो. या फिर दूसरा तरीका ये है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, जिस उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपकी जो बॉडी है जिस प्लेन में रोटेट कर रही है उस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. नेक्स्ट आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज आपके पास ये एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. अगर आपने आर मतलब डिस्टेंस को एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, फोर्स को वाई एक्सिस के अलोंग लिया है, तो आपका टॉर्क क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा. ये चीज क्लियर है. अब अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो देखो आपको ऐसे समझा सकती हूँ. सपोज आपके पास क्या है, देखो सबको वीडियो विजिबल है मेरी, मैं दिखाई दे रही हूँ सबको. देखिए आपके पास ये आपका हाथ है, ठीक है, दिस इज योर थंब. इस थंब को आप इस डायरेक्शन में रखिए कि आपने टॉर्क को देखा, हमने टॉर्क को क्या लिखा था, आर क्रॉस एफ लिखा था. तो आर को अगर आप अपनी पाम के अलोंग ले लो, दिस पाम इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ आर. ठीक है, फोर्स आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे थे, तो कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. तो देखिए थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, थंब आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. तो दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, अब देखिए अब आपका फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है. अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उस केस में क्या करोगे, आपकी जो पाम है उसको कुछ इस तरीके से रखिए, कर्ल योर फिंगर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और जो टॉर्क है अब इस केस में क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्या होगा, अपवर्ड भी होगा. लेकिन जब आप ऐसे ले रहे हो तो क्या है, आउटवर्ड है लेकिन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ये क्लियर है कि कैसे आप पाम को
फिंगर्स को कर्ल करके किसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो, टोर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हो इन बोथ द केसेस। इस केस में ये तब होगा जब फोर्स आपका क्या है, अपवर्ड लग रहा है। ये कब होगा, जब आपको फोर्स क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है बेटा, आगे चले। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आई होप डायरेक्शन क्लियर है। डायरेक्शन में आप क्या लिखोगे कि हम लोग आर को अपने पाम के डायरेक्शन में लेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, फोर्स के डायरेक्शन में ये हो गया आर और ये हो गया आपका एफ। फिंगर्स को आपने कर्ल किया फोर्स के डायरेक्शन में, जो आपका थंब होगा, थंब विल पॉइंट टूवर्ड्स, पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ टोर्क। ठीक है, थंब आपको किसकी डायरेक्शन देगा, टोर्क की डायरेक्शन देगा। अब आप एक बार पाम को कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है, अपवर्ड में, ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। एक बार पाम को क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट जो अगर फोर्स होगा, अगर वो डाउनवर्ड है तो जो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, ये था डायरेक्शन ऑफ टोर्क के लिए। अब आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर टोर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एक्सप्रेशन फॉर टोर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब वही आपका, ठीक है, या तो ये आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस नाम से आएगी, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिजिकल मीनिंग ऑफ टोर्क। ठीक है, कि जो फिजिकल मीनिंग है टोर्क का वो क्या होगा, एक्सप्लेन फिजिकल मीनिंग ऑफ टोर्क। ये दोनों ही नाम से डेरिवेशन आपके पास आ सकती है। तो अब हमें क्या निकालना है, टोर्क के लिए एक्सप्रेशन निकालनी है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि एक जो बॉडी है वो रोटेशनल मोशन के अंदर मूव करती है, ठीक है, तो सारे ही पार्टिकल्स मूव करते हैं, रोटेट करेंगे, ठीक है, और आपकी बॉडी अल्टीमेटली क्या करेगी, रोटेशनल मोशन में आ जाएगी। तो उसके लिए आप फोर्स लगाते हो, वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो कहना है इससे वहां पे उस बॉडी पे आप क्या कर रहे हो, उस किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो। तो बेटा यही होगा हमारा बेस कि we can calculate the how much work is done in rotating the body। ठीक है, उसको अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर ले तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, सपोज हमारे पास एक बॉडी है, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो किसी उन सब पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है। ये आपके पास हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, आपके पास कोई एक पार्टिकल है, सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद कर लेना, हर डेरिवेशन में हम यही डायग्राम यूज करने वाले हैं। सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और इसको आप क्या कर रहे हो, वर्क डन लगा के क्या करोगे, रोटेट करोगे। इसी तरीके से सारे पार्टिकल्स रोटेट होंगे। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिंगल पार्टिकल। दिस इज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, सपोज ये पॉइंट है P। इस P पोजीशन पे आपने क्या रखा है, एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस पार्टिकल का मास कितना है, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, रोटेटिंग इन विच प्लेन, कौन सा प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है जिसका मास कितना है, m मास का पार्टिकल एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट कर रहा है अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। और ये फिक्स्ड एक्सिस कौन सा होगा, ये फिक्स्ड एक्सिस होगी जो आपकी टोर्क की डायरेक्शन होगी, तो z एक्सिस के अलोंग ही रोटेट करेगा। ठीक है, अब ये पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पे फ्रॉम द ओरिजिन, इसका जो पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r, दैट मींस पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर r। तो वी कैन राइट OP इज इक्वल टू r, लिख सकती हूँ बेटा। ठीक है, एंड दिस एंगल, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा। मैं इसको कुछ, ठीक है, अभी इतना ही समझिए। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद हमने देखा, आपने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से ही रोटेट करेगा। तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, ये जो पार्टिकल है स्मॉल टाइम dt के बाद, ठीक है, पहले यहाँ पे था, आपने फोर्स अप्लाई किया, कुछ टाइम dt के बाद दिस पार्टिकल हैज रीच्ड टू दिस पॉइंट
एंड दिस पॉइंट इज Q। ठीक है, इस पॉइंट को आपने क्या नाम दिया है, Q। इसको भी आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। इसकी पोजीशन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर, ये भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, उसके बाद में बात करेंगे। और देखिए ये मोशन कैसा है, रोटेशनल मोशन है। तो कैन आई मार्क इट्स मोशन लाइक दिस, इसको ऐसे मार्क कर सकती हूँ कि पहले जो आपका पार्टिकल था, एक सिंगल पार्टिकल जिसका मास m था, विच वॉज प्लेस्ड एट दिस पोजिशन पॉइंट P। आपने क्या किया, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, एंड आफ्टर ए टाइम dt दिस पार्टिकल हैज रीच्ड टू Q पॉइंट। ठीक है, Q पे दिस पार्टिकल हैज रीच्ड टू पॉइंट Q पे ये रीच कर गया है। अब देखिए ओरिजिनली इट वाज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस एक्सिस। तो अगर ये पॉइंट P से Q पे अगर आ गया है इन द रोटेशनल मोशन, तो इट हैज ट्रांसवर्स सम एंगल विद इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड दिस एंगल इज d थीटा। ठीक है, इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, देन वी विल से d थीटा इज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए बेटा ये जो फोर्स है ये कुछ इस डायरेक्शन में है। इस फोर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे, वन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ये भी बोल सकते हैं। तो दिस इज, ये कंपोनेंट फोर्स का कौन सा होगा, फोर्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये होगा Fx एंड दिस वुड बी Fy। ये जो आपका कंपोनेंट होगा फोर्स अलोंग y एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Fy। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कि हमने क्या किया, वी हैव जस्ट divided our force into two components. One component is along the horizontal component, also known as along x-axis, and one is Fy, that is along the vertical direction, Fy. ठीक है, अब देखिए this particle has been reached in time dt from P to Q। तो ये इसकी हम क्या बोल सकते हैं, ये आर्क की फॉर्म में है। अगर मैं P को Q से ज्वाइन कर दूं, if I join its position, initial position P to final position Q, in that case this displacement, can I write small displacement dr है ये। और अगर यहाँ पे हम वेक्टर ट्रायंगल ले ले इसको OPQ को, तो ये आप देखिए ये रिजल्टेंट होगा। तो ये आपके पास जो OQ आएगा वो क्या होगा बेटा आपके पास, वो आपके पास होगा सिंपली R प्लस dr, दोनों का रिजल्टेंट। तो ये OQ होगा, वो क्या होगा, R प्लस dr। कैन आई राइट दिस OQ एज R प्लस dr, लिख सकती हूँ मैं इसको। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर R था, इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट लोगे तो वो आपके पास क्या होगा, OQ। और यहाँ से आप ये लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, अगर आपके पास R प्लस dr, एक मिनट बेटा प्रीति यू आर लेट, OQ आपके पास R प्लस dr है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो OQ माइनस दिस OP, अगर माइनस कर देते हो तो भी यू विल गेट OQ। देखिए कैसे, दिस OQ इज गिवन एज R प्लस dr माइनस OP, OP इज R, R से R आपके पास कैंसिल हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद dr। ये किसके इक्वल है, ये आपके पास इस PQ के इक्वल है। ठीक है, ये तो आपके पास यू ऑल्सो नो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्लियर है, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सिर्फ ये देखा कि दिस पार्टिकल हैज ट्रांसवर्स्ड एन एंगल d थीटा विथ इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पे d थीटा आपके पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास r है, ये आपके पास dr है। तो ये जो OQ है वो किसके इक्वल होगा, R प्लस dr के इक्वल होगा। ये PQ किसके इक्वल होगा, आपके पास PQ होगा किसके इक्वल, dr के इक्वल। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस dr को जो डिस्प्लेसमेंट रही है पार्टिकल की रोटेशनल मोशन के अंदर, इसको भी हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे, एक कंपोनेंट होगा अलोंग, मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेती हूँ, एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस लाइक दिस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, dx कहेंगे, एंड वन कंपोनेंट विल बी अलोंग y एक्सिस जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास होगा dy। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यस एनी स्टूडेंट, कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं dr को और f को, कोई दिक्कत है, आगे चले मूव ऑन करें। ओके बेटा, देखिए ये हमने क्या किया, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो कुछ इस डायरेक्शन में था। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट को वी हैव डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस dx एंड वन कंपोनेंट अलोंग dy।
दैट मींस y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है इस डिस्प्लेसमेंट का दैट वुड बी dy, x एक्सिस के अलोंग है होगा वो होगा dx। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आगे सोल्व हो जाएगा। अब देखिए your particle has been reached from P to Q, that means small amount of work done आपने किया है, because देखिए आपने फोर्स लगाया है और फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट भी हुई है। You have applied a force F on the particle and displacement is dr। तो जब फोर्स भी लगा रहे हो एंड डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू वर्क डन। दैट मींस इस पार्टिकल पे आपने क्या किया है, इसको रोटेशनल मोशन में लाने के लिए यू हैव डन सम वर्क ऑन दिस पार्टिकल। तो अब हम क्या लिखेंगे, we have applied some work on the particle, तो small amount of work done किया गया in rotating this particle from P to Q। तो small amount of work done को हम denote करते हैं by the letter dw, और work done आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर वेक्टर लगाना नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, this work done is dot product of two vector quantities। तो देखिए फोर्स भी आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो टू डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज विल गिव यू वर्क डन ओवर हियर। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए बेटा फोर्स आपके पास है F, लेकिन हमने इस फोर्स को क्या किया था, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया था, Fx और Fy। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट आपके पास dr है, बट इस डिस्प्लेसमेंट को भी आपने क्या किया है, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है। तो हम फोर्स को अगर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखे, तो फोर्स आपके पास क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है उसको हम लिखेंगे Fx, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखेंगे I। ठीक है, प्लस कैसे लिखोगे, फोर्स का एक कंपोनेंट इज अलोंग y एक्सिस आल्सो, y एक्सिस के अलोंग भी फोर्स का एक कंपोनेंट है तो उसको हम लिखेंगे Fy, और y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आपके पास j। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फोर्स। इन द सेम वे यू हैव divided the displacement into two components, so we will write down the components of rectangular components। dr को हमने rectangular components में ब्रेक किया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dx। ठीक है, और dx के अलोंग, dx किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, तो ये भी आपके पास होगा I, और ये भी आपके पास होगा dx सॉरी dy, और ये होगा j। ठीक है, अब हमें क्या करना है, f और dr। तो देखिए जहां हमने f लिखा है हम f की ये वैल्यू लिखेंगे, और जहाँ पे हमने dr लिखा है dr को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का सम करके लिखेंगे। तो हमारे पास जो dw आएगा बेटा वो आपके पास क्या होगा, f। f मींस इसको मैं लिख सकती हूँ सिंपली I fx। ठीक है, आप वेक्टर मत लगाइए, कोई जरूरत नहीं है, j fy। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट ही लेंगे। अब देखिए dr को इससे रिप्लेस कर दीजिए, इट इज I dx प्लस j dy। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सिंपली अब आपको पता है यूनिट वेक्टर I है, यूनिट वेक्टर I है, I और I दो यूनिट वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। I और j का लोगे तो 0 मिलेगा, अगेन j और I का लोगे तो 0 मिलेगा, j और j का लोगे तो 1 मिलेगा। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं इसके ऊपर फिर नहीं जाऊंगी। यहाँ से आप क्या लिखोगे, देखिए I और I यूनिट वेक्टर क्या होगा 1, और fx और dx, तो 1 इंटू fx dx। क्लियर, I का j के साथ करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर, I x एक्सिस के अलोंग है, j y एक्सिस के अलोंग है, दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। तो देखिए cos 90 कितना होता है 0, तो यहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ j और j 1 1 fy एंड दिस इज dy। किसी को कोई प्रॉब्लम, एंड यू विल गेट fx dx प्लस fy dy। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, यस टेल मी, प्रोसीड करें। यस मैम। बेटा स्वीटी बोल रही है स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन सबको विजिबल है ना, ऐसा कोई जिसको स्क्रीन विजिबल ना हो, यस कोई और स्टूडेंट जिसको स्क्रीन विजिबल ना हो, बेटा सबको दिख रहा है स्क्रीन। बेटा स्वीटी आप एक बार एक काम कीजिए, फिर से रिज्वाइन कर लीजिए या तो लेक्चर को। ओके, अभी हमारी डेरिवेशन जो है वो खत्म नहीं हुई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने वाला है। ये जो पार्टिकल है P, ठीक है, P पे जो आपने पार्टिकल लिया है बेटा, P पार्टिकल नहीं है, P पोजीशन है पार्टिकल की। जो P पोजीशन पे जो आपने पार्टिकल लिया है ये वाला, ठीक है, सिंगल पार्टिकल। सपोज
इस डायग्राम को हम अगर ऐसे बना लें, इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ, ये पार्टिकल P है तो ये मैंने पार्टिकल P बना लिया है, एंड इस पार्टिकल P के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट आर x एंड y, ऐसे लिख सकती हूँ कि आपके पास लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P बी x एंड y, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये इस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो होगा यहाँ पे इतना होगा आपका x और ये होगा आपका y। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ बिकॉज यू नो दिस इज थीटा, तो ये आपका बाय ज्योमेट्री ये वाला डिस्टेंस क्या होगा r cos थीटा और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा r sin थीटा। ये चीज क्लियर है? आपके पास बाय ज्योमेट्री ये डिस्टेंस क्या होना है r cos थीटा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये क्या है r है, तो इस ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा लोगे तो ये डिस्टेंस आपके पास आएगा r cos थीटा और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो आएगा r sin थीटा। अगर ये r sin थीटा है तो ये भी क्या होगा r sin थीटा होगा। तो देखिए इतना डिस्टेंस को आप x बोलोगे तो x को कैन आई राइट r cos थीटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, और y को कैन आई राइट r sin थीटा। तो आपके पास r cos थीटा एंड r sin थीटा आ गए हैं क्या, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास r cos थीटा एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास r sin थीटा। अब देखिए बेटा मैं ये क्या कर रही हूँ, मैंने x फाइंड आउट किया, इस x का अब डिफरेंशिएशन करके मैं क्या निकालूंगी dx, और इस y का डिफरेंशिएशन करके मैं क्या निकालूंगी dy, सो दैट मुझे dx और dy की वैल्यू मिल जाए। ये चीज समझ आ रही है हम क्या कर रहे हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? अतुल काफी लेट हो। अब देखिए आप क्या कीजिए, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगा dx बाई डी थीटा, और यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो r तो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर रख लीजिए, और ये होगा d बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा r, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा बेटा आपके पास माइनस साइन थीटा, ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो माइनस r साइन थीटा। देखिए r साइन थीटा, r साइन थीटा क्या है y के इक्वल, तो कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू माइनस y, और ये किसके इक्वल है dx बाई डी थीटा के, और ये किसके इक्वल है माइनस y। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई माइनस y डी थीटा। इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये हमने कैसे किया, नो प्रॉब्लम, चले आगे, ओके। इन द सेम वे अब हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, वो होगा dy बाई डी थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा r d बाई डी थीटा, और किसका साइन थीटा है अंदर, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, r तो सेम रहेगा आपके पास, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस थीटा। तो देखिए r कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो x, तो आपके पास dy बाई डी थीटा आ गया है कितना x, तो यहाँ से अगर आप dy की वैल्यू निकालो तो वो कितनी आ जाएगी x डी थीटा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो देखिए हमने dx की वैल्यू निकाल ली, dx की वैल्यू आई माइनस वाई डी थीटा, और dy की वैल्यू निकाल ली वो क्या आई x डी थीटा। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, ओके। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में dx की वैल्यू रख देंगे यहाँ से माइनस वाई डी थीटा, और किसकी वैल्यू रख देंगे dy की वैल्यू रख देंगे, तो देखिए क्या आएगा आपके पास, इसको मैं रब कर रही हूँ यहाँ से, हमें क्या करना है वर्क डन, दैट मींस dw की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dw इज fx, तो fx ही रखेंगे, और ये आपके पास dx क्या है बेटा माइनस वाई डी थीटा, तो ये होगा माइनस वाई डी थीटा, ठीक है, प्लस क्या है fy है, तो ये हमने fy रखा, एंड दिस इज dy, तो dy की वैल्यू क्या है x डी थीटा, ठीक है, ये होगा। अब देखिए इसको अगर आप रीअरेंज करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास होगा, देखिए y वाला जो है, ओके इसको पहले ऐसे रख लीजिए, ज्यादा जल्दी नहीं करते हैं, दिस इज
ये आपके पास प्लस है, ये माइनस है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये आपके पास होगा एक्स एफ वाई डी थीटा माइनस वाई एफ एक्स डी थीटा। कोई प्रॉब्लम? डी थीटा दोनों में कॉमन है, तो आप क्या लिख लीजिए, ये होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स एफ वाई, क्लियर, माइनस वाई एफ एक्स, और ये क्या है बेटा, डी थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कैसे किया मैंने, बाकी सबको मैं रब कर देती हूँ, बाकी सबका काम हो गया है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? और हमारी ये डेरिवेशन भी हो गई है। क्या है डेरिवेशन में, रिजल्ट क्या आया हमारे पास? हम सिंपली क्या करेंगे अब, ये देखिए जो डी डब्ल्यू है, अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज गिवन एज, इसको हम रिप्लेस कर देंगे टॉर्क विच इज इन जेड डायरेक्शन, और ये क्या होगा, थीटा। ठीक है, यहाँ से टॉर्क अलोंग जेड एक्सिस इज रिप्लेस्ड बाय एफ, देखिए ये क्या है, एक्स, और ये क्या है, एफ वाई, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड फोर्स इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, माइनस डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, टॉर्क देगा अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया डी जेड और डी थीटा। तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन for torque in Cartesian coordinates. The torque is along z-axis and it is given as x fy minus y fx. ये आपकी जो एक्सप्रेशन थी उसका रिजल्ट ये है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए क्यों लिखा हमने, कैसे लिखा? यस, क्लियर है, आगे चले, कोई दिक्कत? यस, टेल मी। ओके, अब देखिए बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यही आपकी एक्सप्रेशन है कि टॉर्क इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से हम लिखेंगे, एंड ये जो इक्वेशन है इसी से हम फिजिकल मीनिंग भी क्या करेंगे, टॉर्क का डिफाइन करेंगे। फिजिकल मीनिंग क्या है टॉर्क का, कि देखिए आप क्या लिखते थे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही लिखते थे। और मैंने बताया था कि अगर आप लीनियर मोशन में फोर्स की बात करोगे तो रोटेशनल मोशन में किसकी बात करोगे, टॉर्क की बात करोगे। लीनियर मोशन में अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो टॉर्क, इसमें रोटेशनल मोशन में आप किसकी बात करोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डी थीटा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर मल्टीप्लिकेशन वर्क डन है तो टॉर्क, क्योंकि जो क्या है, टॉर्क इज द क्वांटिटी विच वी कैन कंपेयर विद द फोर्स। अगर फोर्स लीनियर मोशन में हम फोर्स की बात करेंगे तो रोटेशनल मोशन में सेम रोल इज प्लेड बाय टॉर्क। अगर लीनियर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में हम किसकी बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन आपको वर्क डन देगा तो यहाँ पे टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन भी आपको क्या देगा, वर्क डन। तो फिजिकल मीनिंग में हम ये लिखेंगे कि टॉर्क क्या है, एक क्वांटिटी है इन रोटेशनल मोशन। टॉर्क में हम किसकी बात करते हैं, रोटेशनल मोशन में ही हम टॉर्क की बात करेंगे। तो टॉर्क इज ए क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के अंदर वो क्वांटिटी है विच व्हेन मल्टीप्लाइड, देखिए टॉर्क को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो आपको क्या देगी, वर्क डन देगी। तो टॉर्क इज द क्वांटिटी in rotational motion which when multiplied by the angular displacement will give you work done. ठीक है, and this quantity किसके corresponds है, force के corresponding है, and this quantity corresponds to force in linear motion। जब इस फोर्स को लीनियर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। तो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क। Torque is a physical quantity which when multiplied by the angular displacement in the rotational motion will give us the work done, and it corresponds to the quantity force in linear motion which when multiplied by the displacement will give us work done। ठीक है बेटा, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो भी हमें वर्क डन मिलता है, और इन द सेम वे अगर आप टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन लोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पे चलो मैं। एनी प्रॉब्लम? फिजिकल मीनिंग क्लियर है टॉर्क का, कि फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग में आप यही लिखेंगे कि टॉर्क वो फिजिकल क्वांटिटी है रोटेशनल मोशन के अंदर जिसको अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा।
ठीक है बेटा, चले, ओके। नेक्स्ट है आपके पास, बस ये दो टॉपिक ही कराऊंगी। नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अभी हमने कौन से कोऑर्डिनेट्स में निकाला था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। अभी हम क्या निकालेंगे? टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब किस में निकालेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेशन क्या होगी वो निकालेंगे। ठीक है, ये अभी हम पीछे वाले डायग्राम पे ही जाएंगे बेटा। देखिए जैसे हमने पीछे वाला डायग्राम ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से कि ये आपके पास ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। देखिए ये एक एक एक्सप्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझना है इसको। जहां पे भी प्रॉब्लम आए प्लीज बताना मुझे। ये आपके पास वो पार्टिकल है, ठीक है, इसकी पोजीशन P है एंड द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर R। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, और आपने जो फोर्स लगाया था बेटा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगाया था, कुछ ऐसे आपने फोर्स लगाया था। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं कुछ ऐसे, और ये जो फोर्स है इसको हम बोलेंगे, ये जो कंप्लीट लाइन है इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये लाइन ऑफ फोर्स इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस। ये समझ आया मैंने क्या किया? आपने इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया था कुछ इस डायरेक्शन में। आई एम सेइंग कि द लाइन ऑफ फोर्स इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस। इसको आपने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया और क्या किया? कुछ ऐसे। ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ फोर्स है इस कंप्लीट को लाइन को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? लाइन ऑफ फोर्स इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए बेटा आप क्या करोगे, ये जो फोर्स है इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो कंपोनेंट्स होंगे। अब ये फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस, कुछ ऐसे। तो फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि जब भी कोई क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही होती है तो उसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, वन अलोंग दिस एक्सिस एंड सेकंड अलोंग दिस एक्सिस। तो टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, वो क्या होगा? देखिए एक होगा आपके पास यहाँ पे एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो मेनली आपका कोस थीटा होता है। तो आपके पास एफ एक्स मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, उसको आप क्या लिख सकते हो? उसको आप लिख सकते हो एफ कोस अल्फा। ये लिखते थे एफ कोस, क्योंकि एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ फोर्स, तो यही एंगल लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये एंगल तो आर बना रहा है। फोर्स कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ? अल्फा, तो दिस इज एफ कोस अल्फा। इसी तरीके से एफ वाई होगा तो वो क्या होगा? दैट मींस कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा? एफ साइन अल्फा। याद है ना वर्टिकल कंपोनेंट के साथ कौन सा फंक्शन लेते हैं हम? साइन। ये सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें कि मैंने ये क्या किया है? यस क्लियर है बेटा? ओके, अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, देखिए इस पी पॉइंट के पी पॉइंट पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है, सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स और वाई। उससे पहले देखिए अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को आगे अगर मैं रिड्यूस कर देती हूँ कुछ इस डायरेक्शन में, तो देखिए ये जो फोर्स है इस आर के साथ कितना एंगल बनाएगा? फाई एंगल बनाएगा बेटा। ये अगर फाई एंगल है तो ये एंगल भी कितना होगा? फाई एंगल होगा। और अगर ओ से मैं इस लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और इस को नाम दे दीजिए एन। मैंने क्या किया, इस आर को अगर आगे की तरफ प्रोड्यूस किया तो देखिए ये एंगल बन रहा है किसके बीच में? आर और एफ के बीच में। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर था, उसी को आपने आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, और यू कैन से डिस्टेंस भी है। ठीक है, उस डिस्टेंस और एफ के बीच में कितना एंगल बन रहा है? थीटा।
अब अगर इसने लाइन ऑफ फोर्स को आपने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया और ओ से इसके ऊपर क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया ओ एन, ओ एन इज ए परपेंडिकुलर ऑन लाइन ऑफ फोर्स, ये हमने यहाँ पे किया। अब हमने क्या किया कि जो यहाँ पे पार्टिकल था उसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं एट पॉइंट पी, क्या होंगे, एक्स और वाई होंगे, ठीक है। ये पार्टिकल है कुछ ऐसे, इसकी पोजीशन इज गिवन बाय दिस पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कुछ ऐसे गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि इफ इट्स पोजीशन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर आर एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, एंड देखिए ये जो आर है ये बेटा कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, या एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो कैन आई राइट एक्स ओ पी, मतलब ये एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट P है उसका एक्स कोऑर्डिनेट याद रखिए, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यही तो होगा इतने डिस्टेंस को, लास्ट में भी हमने लिखा था कि आपके पास पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, कुछ ऐसे लिखा था ना। तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया था, यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो इस डिस्टेंस को आपने क्या लिखा था, ये आर है, तो ये हो गया था आर कोस थीटा, और ये आपके पास क्या हो गया था, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने टॉर्क के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो एक्सप्रेशन निकाला था वो क्या था, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब हम क्या करने वाले हैं, x और y की वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और fx और fy की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। बात समझ आई क्या कर रहे हैं? यस, सब सो गए हैं क्या? यस, स्वीटी, तान्या, मोनिका, दियास, हिमांशी प्रेजेंट नहीं है। हिमांशी आप प्रेजेंट हो क्या क्लास में? अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे सिंपली। x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू इज आर कोस थीटा, ओके रख दीजिए आर कोस थीटा, ये हमने रख दी है। fy की वैल्यू क्या है बेटा, fy की वैल्यू है हमारे पास f साइन अल्फा, ओके, माइनस y क्या है आपके पास, y है हमारे पास r साइन थीटा, तो हमने ये रख दिया है r साइन थीटा। और हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए हमें, fx की, fx क्या है, f कोस अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए r यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, f है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो r f को हम कॉमन ले लेंगे और इसको रीअरेंज करके एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देखिए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, और ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा, ये होगा आपका साइन ए माइनस बी। तो ए आपके पास क्या है, यहाँ पे अल्फा है, और बी आपके पास क्या है, थीटा, तो अल्फा माइनस थीटा, और ये आपके पास क्या है, टॉर्क भी लिख सकते हो। ये चीज सबको समझ आई। अब हमें क्या करना है, अल्फा माइनस थीटा को हम किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पे आपके पास फाई एंगल है, ये फाई एंगल किसके बीच में है, लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, मेक्स विद पोजीशन वेक्टर आर, दोनों के बीच में ये एंगल है फाई। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। और देखिए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें तो देखिए ये दोनों जो अल्फा है वो एक्सटर्नल एंगल है, और ये अल्फा एंगल किसके इक्वल होगा, दो इंटरनल एंगल थीटा प्लस फाई के सम के इक्वल, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल्स। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, देखिए क्या होगा, ये आपके पास होगा क्या, कि आपके पास अल्फा जो कि एक एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, अल्फा इज गिवन एज थीटा, ये थीटा प्लस फाई, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए अल्फा माइनस थीटा। तो देखिए अगर इस थीटा को मैं अगर इधर रिप्लेस कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा माइनस थीटा, और किसके इक्वल आ गया, फाई। तो अल्फा माइनस थीटा को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किससे, फाई से, तो ये आपके पास टॉर्क आ जाएगा क्या, आर एफ साइन फाई। ये चीज समझ आई, बस यही है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखिए आपके पास एक्सप्रेशन आया जो टॉर्क के लिए, वो क्या आया, आर एफ साइन फाई। लेकिन जब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किया था तो उस टाइम पे आपके पास डेरिवेशन क्या आई थी, ये
कि टॉर्क अलोंग z एक्सिस या फिर टॉर्क इज सिंपली गिवन एज x fy minus y fx। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, कोई दिक्कत? समझ आ गया दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो आपके टॉर्क के लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्लियर है कैसे हमने की है? किसी को कोई डाउट है तो यही बोलिए, समझ नहीं आएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। अगर आप लोगों ने यहाँ पे अगर ये सोचा कि हम नहीं पूछेंगे तो मैं सही बता रही हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, अब देखिए बस यहीं पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो खत्म हो गई है। बस हम इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, अब कुछ रिजल्ट्स बेटा स्टडी करेंगे, ठीक है। आपकी डेरिवेशन खत्म है, अब कुछ रिजल्ट्स हमें ड्रॉ करने हैं। वो रिजल्ट्स क्या होंगे देखिए, ये रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन तो है ही, साथ में रिजल्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है देखिए, आपने इक्वेशन लिखा, आपके पास जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्सप्रेशन आया टॉर्क के लिए वो आया आर एफ साइन फाई, यही आया है आपके पास। अब ये देखिए, ये इक्वेशन आपके पास ये शो करती है, या दिस इक्वेशन शोज द एबिलिटी ऑफ द फोर्स, ठीक है। फोर्स की वो एबिलिटी शो कर रही है जिसकी वजह से ये पार्टिकल को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स वी कैन से the ability of the force to rotate the particle depends not only on the magnitude of force, ठीक है। कि मतलब जो जिस फोर्स की वजह से, ठीक है, ये पार्टिकल या ये बॉडी रोटेट कर रही है, वो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। वो इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या जिस पॉइंट के अलोंग आप रोटेट कर रहे हो उससे कितने डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, ON एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है, इस लाइन ऑफ फोर्स पे। तो अगर हम यहाँ से इस ट्रायंगल में अगर साइन फाई ले ले, ठीक है, ये फाई है, ये देखिए फाई है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो साइन फाई यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास परपेंडिकुलर है ON और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, OP है। तो यहाँ से आप सिंपली OP की वैल्यू आपको पता है R है, तो सीधा आपके पास ON क्या आ जाएगा, ON आ जाएगा आपके पास R साइन फाई, यही लिखोगे। तो आपके पास टॉर्क अगर ये है तो देखिए टॉर्क आपके पास R साइन फाई को आप क्या लिख सकते हो, R साइन फाई को आप ON लिख सकते हो, ONF, या फिर ये लिख सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू ON। और ON क्या है बेटा, ON इज द परपेंडिकुलर, क्या लिख सकते हो, ON यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर, ठीक है। और आप ये बोल सकते हो कि टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, लाइन या फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि जो टॉर्क है वो किसका मल्टीप्लिकेशन है, फोर्स का, और जो दोनों के बीच में जो लाइन ऑफ रोटेशन है आपकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, उन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जो ये टॉर्क है वो आर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कितने डिस्टेंस पे आप फोर्स लगा रहे हो। तो देखिए ये आपके पास अगर इतना डिस्टेंस है, ठीक है, आप इस बॉडी को रोटेट करना चाहते हो, तो एक आप फोर्स यहाँ पे लगाओ और एक आप फोर्स यहाँ पे लगाओ, कौन सा फोर्स ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। सपोज आपके पास ये कुछ ऐसे है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है, ये आपके पास यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, इसको रोटेट करना चाहते हो, ये आपका हैंड है, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है, टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है बेटा, जब आपका आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हम क्या चाहते हैं, मिनिमम फोर्स लगा के क्या प्रोड्यूस करे, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करे। तो वो तभी होगा जब आपके पास मतलब जितने डिस्टेंस पे आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो टॉर्क मैक्सिमम तभी होगा जब आर मैक्सिमम होगा, और उस केस में आप स्मॉल फोर्स लगा के भी क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें आप एक
अनस्क्रू कर रहे हो, कोई भी नट है किसी बोल्ट पे लगा हुआ है और उसको आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रोटेट करना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स, स्मॉलर फोर्स लगा के आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन आपके पास आर, मतलब जितने डिस्टेंस पे ये, जहाँ पे ये बोल्ट है और जहां से आपने इसको पकड़ा हुआ है वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और स्मॉलर फोर्स लगा के लार्जर डिस्टेंस लेके मैक्सिमम टॉर्क आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर है, काफी है आज के लिए।